चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आके, हाँ बोलो, ये और क्या पढ़ा रही हूँ, ये जीके की क्लास होती है। ये कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप जीके की क्लास नहीं लेते, तो मैंने कहा ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो कह रहा है पॉलिटिकल। तो जनरल नॉलेज का मतलब पहले सुनो और समझो क्या होता है। इसका मतलब होते हैं दो सब्जेक्ट, एक जो तुम बचपन में सोशल स्टडीज पढ़ के आए और एक तुम साइंस पढ़ के आए, इसी को कहा जाता है जनरल नॉलेज। और बचपन में जो और छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो इसी को ईवीएस के नाम से पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज यही होती है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारा देश कैसा है, विदेश कैसा है, दुनिया में क्या हो रहा है। इसी में आप करंट अफेयर्स और जोड़ देते हैं तो ये फिर पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जो मैं पॉलिटिकल पढ़ा रही हूँ ना, ये जीके का पार्ट है। इसके बाद जो पढ़ाऊंगी हिस्ट्री, वो भी जीके का पार्ट होगा। तो पॉलिटिकल को किस में बताएंगे फिर, जब पेपर आता है। पेपर जब आता है तो उसमें जीके का मतलब होता है आपको सोशल और साइंस और करंट तैयार करना है, ठीक है, इनको कहा जाता है। बहुतों को देखो बेसिक चीजें ही पता नहीं है, ये अब आगे जब पेपर दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पॉलिटिकल ही जीके होती है। हाँ, अब दूसरी चीज, पहले इसके बारे में समझ लिया, पहले इस बारे में समझ ले। इसमें एक चीज और है, जीके और जीएस, कई लोग इसको जनरल अवेयरनेस, ये तीन चीजें हैं। जीके में मेनली आती हैं बहुत बेसिक बातें जो होती है ना, एक बेसिक सी समझ, और एक होती है स्टैटिक जीके, जैसे देश में सबसे ऊंचा लंबा बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश, महाद्वीप, प्रायद्वीप, सुने होंगे ना नाम तुमने, सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर। ये यूएनओ से जुड़े क्वेश्चन आ जाए या किसी देश की करेंसी आ जाए, किसी देश की कैपिटल आ जाए, तो ये सब कहलाती है स्टैटिक जीके। ये रोज नहीं बदलती, ये बहुत बेसिक शुरुआत होती है। जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है ना, भाई मुझे तैयारी करनी है, तो इन चीज़ों के बारे में उसको जानना चाहिए। ये अपने आप भी पढ़ी जा सकती हैं। इसके बाद जब वो थोड़ा सा और सीखने लगता है तो उसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये भी आनी चाहिए। अब उसकी स्टडीज डिटेल हो गई, जीके और जीएस मिक्स हो गई। और जब वो थोड़ा सा और पढ़ लिख जाए, उसको समझ में आने लगे चीज़ें, तो वो न्यूज़पेपर्स पे अपनी नज़र रखे क्या चल रहा है, कोई मंथली मैगजीन अपनी बांध ले, आसपास क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में 6 महीने में क्या कुछ खास हुआ, किसको कोई बड़ा प्राइज मिला, कोई आदमी मर गया, कोई नई उपलब्धि भारत के किसी खिलाड़ी ने हासिल की, तो ये करंट अफेयर्स में आते हैं। जितने स्पोर्ट्स इवेंट हैं, जितने प्राइजेस मिले हैं, ये सब करंट अफेयर्स में आते हैं। जो जहाँ पे फिलहाल में कोई बड़ा इवेंट या तो हो रहा है या आने वाले समय में होगा, ये सब मिला के कहलाता है जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस। समझ में आ गई ये बात? तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं किस पेपर में कहाँ से क्या आ जाएगा। और अब इसमें एक और चीज़ इस बार जो एचएसएससी ने देखा वो ये था, इसमें एनसीईआरटी की चीज़ों को उठा के एज इट इज़ कॉपी करके, कॉपी पेस्ट वाला मामला कि एनसीईआरटी की उठा के सेइंग्स डाल दी और कह दिया ये क्या, ये सही है गलत है, एक सेंटेंस ठीक है, दोनों ठीक है। तो आप ये मान के चलो, इतना सारी चीज़ें मिलके तब आपका जीके तैयार होगा। ये मेहनत का काम है और इसीलिए कहते हैं मिनिमम 1 साल। अब अगर आप खुद देखोगे ना तो आप देखना 1 से 1.5 साल इन सबको पढ़ने में लग जाएगा। पॉलिटिकल साइंस अकेला ही 2-2.5 महीने खा जाता है और लगभग 3 महीने हिस्ट्री, फिर एक्स्ट्रा चीजें, तो 1.5 साल तो मिनिमम लगता है एक बार गो थ्रू होने में। और एक बार पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती। जब इस सिलेबस को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लेंगे ना, तब आप एलिजिबल होंगे कि नौकरी की रेस में मैं भी कहीं शामिल हूं। अगर आप सोचो यहाँ आए पढ़ लिया हो गया, तो फिर ऐसे नहीं बात बनेगी। एक बार तो पूरा सिलेबस यहाँ, फिर उसको साथ साथ अपने आप भी, जब इसमें दिमाग इतना तेज होगा ना, मुझे पता है कि अगला टीचर अगला शब्द क्या बोलेगा, तब मानना कि नौकरी के करीब पहुंचोगे। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, 1-2 महीने या 1 साल भी गनीमत है, नहीं तो दुनिया 1.5-1.5, 2-2 साल से तैयारी कर रही होती है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। पेपर टफ भी आने लग गए और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पॉइंट पे तुम्हें पता है हजारों बच्चे खड़े होते हैं एक पॉइंट के मार्क पे, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हरियाणा शुरू किया था मैंने जीके पढ़ाना, पर हरियाणा के एग्जाम्स अभी हो सकता है और पोस्टपोन हो जाए। मैं ये सोच रही हूँ कि एक रिकॉर्डेड क्लास अगर किसी को चाहिए, कि किसी को लगता है कि हमारा एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ था, तो उनको देखती हूँ मंडे से एक बार बात करके सुबह 8:15 से 9 बजे तक चला दें उसको, और उसके बाद फिर नॉर्मल जैसी क्लासेस चल रही हैं। ये एग्जाम जब ये दिखेगा ना कि भाई हेर फेर में है, तब मैं उसको फिर डिटेल को नए से जोड़ के पढ़ा दूंगी। तब तक जिन लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है हम पहुंच सकते हैं, मंडे ऑनवर्ड 8:15 बजे से 9 बजे के बैच में आपकी हरियाणा जीके की जो इंपॉर्टेंट इसी साल में मैंने पढ़ाई थी, अगस्त में, जुलाई में और जून में 3 महीने, जैसे ही सेंटर खुले थे ना पेंडेमिक के बाद, तब मैंने हरियाणा जीके पढ़ाई थी। लेकिन तब आप में से काफ़ी लोगों के एडमिशन नहीं भी हुए होंगे, तो उनके लिए एक रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस चला देंगे। फिर जैसे कोई एग्जाम आसपास दिखेगा, अभी तो ये भर्ती घोटाला ही देखना बीच में कैसे लटका देगा चीज़ों को, तो देखते हैं जैसे पॉसिबल होगा तब मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब ये मत कहना कि जीके की क्लास नहीं होती। समझ में आ गया जीके क्या होता है? ये जो किताब पढ़ा रही हूँ ना, ये जीके है, इसको समझना पड़ेगा तब जीके कर पाओगे। चलो, कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आके मैंने कहा था मैं कल समझाऊंगी उसको, वो था विधान परिषद की रचना कैसे होती है। कल वो टॉपिक रह गया था आधा। अब सब लोग एक बार बोर्ड पे पहले समझो, फिर किताब उठाएंगे। हर राज्य में, हम अब राज्य के ऊपर पढ़ रहे थे ना, हर राज्य में क्या होता है विधान, अगर सबको ऐड करेंगे तो क्या है वो, मंडल। इसके कितने पार्ट हो सकते हैं? ज्यादातर में कितने पार्ट हैं? 2, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स में विधानसभा, विधान परिषद
और राज्यपाल। इन दोनों को मिला देंगे तो हम कह देंगे द्विसदनीय है, बाइकैमरल, द्विसदनीय। कितने हैं द्विसदनीय वाले? 6। आप सबको पता है इकट्ठे जोड़े में हैं 3, है ना? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगर देखें मैक्सिमम, अगर आप 28 राज्य मान के बैठे हैं तो 28 में से सिर्फ 6 माइनस कर दो, तो बाकी जो बच गए, कितने बच गए? 22। इन सब में एक सदनीय व्यवस्था है, चाहे वो हरियाणा है या बाकी कोई भी राज्य है, राजस्थान है, सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सब में ये और ये 2 चीज हैं। ये नहीं है हर जगह, ये तो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में। इसी को कहते हैं द्विसदनीय। कल मैंने आपको बताया था विधान परिषद अगर बनवानी है तो ये इनके हाथ में है। ये फाइल तैयार करेंगे, उस फाइल को विधानसभा से पारित कराया जाएगा और फिर वो चली जाएगी देश में, क्योंकि ये तो है नहीं, देश में जाएगी। देश में कौन बैठी है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर इन्हें लगता है ठीक है, जरूरत है भाई, काम ज्यादा, लोग ज्यादा, पैसा ज्यादा, इसको मैनेज करने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए, तो वो कह देंगे ठीक है बना लो। जैसे ही बनेगी विधान परिषद अपना काम स्टार्ट कर देगी। विधान परिषद का काम स्टार्ट तब होगा जब इसमें आदमी आएंगे। तो एक क्वेश्चन है कि आदमी कहां से आएंगे, क्योंकि जनता तो भेज नहीं सकती। अगर जनता भेजती तो बनाना ही ना पड़ता, फिर तो ये एग्जिस्टेंस में होता। इसके सदस्य आएंगे कहां से? तो आज का टॉपिक वही है कि विधान परिषद की रचना कैसे होगी, कहां से इसके मेंबर्स आएंगे। यहां आने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो विधानसभा थी वो एमएलए, वो विधायक थे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सब लोग ध्यान से समझना, टफ लगता है जब पढ़ते हैं, है कुछ नहीं। ये 1/6 जितने भी हैं, कहीं मान लो 60 है तो उसके 1/6 सीधे मनोनीत होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल। और ये अपनी अपनी फील्ड के क्या होंगे? एक्सपर्ट्स। ये कोई भी साहित्य से जुड़ा, लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से, समाज सेवा से, सोशल वर्क से जुड़ा कोई भी आदमी, कोई भी औरत, राज्यपाल अपने एरिया में जितने टोटल जितनी भी संख्या है विधान परिषद की, अगर 100 है तो 1/6 100 का, 60 है, 58 है, 40 है, जितनी है उसका 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेगा। आप अच्छी तरह जानते हो मनोनीत का इलेक्शन नहीं होता, इसको पूछ के परिषद इससे विधानसभा के मेंबर्स से, मंत्री परिषद से डायरेक्ट बना देंगे। अब ध्यान से देखना, इसके 2 तरफ हमें चीजें लिखनी है। एक तरफ 1/3, 1/3, इस तरफ 1/12 और 1/12। ये हमने क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि इतने इतने मेंबर जुड़ के आपकी विधान परिषद बनेगी, सभा बना देगी जनता। एमएलए तुम और मैं बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए इसका एक सेट पैटर्न तैयार कर लिया। 1/6 बीच में है मनोनीत, राज्यपाल करेगा। अब ये काफी बड़ी संख्या है, अगर कहीं पे 100 एमएलसी हैं तो आप सोचो उसके 33 आदमी कैसे आए, तो बड़ी संख्या हो गई। इनको भेजने वाले हैं उसी राज्य के एमएलए। जो एमएलए है वो एमएलसी नहीं बनेगा। एमएलए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यूपी के एमएलए हैं। कितने एमएलए हैं यूपी में? 403। और एमएलसी कितने बनाने हैं वहां? 100। तो ये 403 किन्हीं 33 लोगों का चुनाव करेंगे। वो 33 लोग खुद एमएलए नहीं होंगे, ना वो एमपी होंगे। वो सोसाइटी में से देखेंगे भाई कौन है इस काबिल कि जो हमारे साथ बराबरी की टक्कर में बैठ सके, सुझाव दे सके, हमारी बातों को समझ सके और हमें सही मशवरा दे सके। तो वो अपने एरिया में से, यूपी में से 33 आदमी औरतों को मिलाकर एमएलसी बना देंगे। इनका इलेक्शन नहीं हुआ ऐसे कि भाई हमने किया हो। इनको भेजने वाले लोग उस राज्य के क्या हैं? एमएलए। एमएलए खुद एमएलसी नहीं बनेगा, ना एमपी बनेगा एमएलसी। एमएलए एमपी अलग आदमी है, एमएलसी वो अपने से बाहर से बना के भेजेंगे। तो 1/3 किसने भेजे हैं बना के? ये एमएलएज ने, यानी विधायकों ने। तो काफी बड़ा आंकड़ा तो इन्होंने कवर किया। अब 1/3 बनेंगे नगर निगम। होता है ना नगर निगम, पता है तुम्हें? जिसका हेड होता है मेयर होता है, या इस तरह से कोई पोस्ट बना देते हैं। जो शहर होता है ना, जैसे आप जिस भी शहर में रहते हैं, आपके शहर को डिवाइड किया जाता है। ये बहुत बेसिक बात है, हर एक पढ़े लिखे को पता होनी चाहिए। शहर को बांट देते हैं अलग अलग वार्ड में, और हर एक वार्ड में जनता जो होती है ना, वो अपना एक पार्षद बनाती है। भाई हमारे एक एरिया में मान लीजिए ये वार्ड है, इसमें 20 गली हैं या 10 गली हैं। अब इन गलियों में कितने सारे लोग रहते होंगे, तो इन गलियों में कभी सीवर की प्रॉब्लम आएगी, कभी पार्क की प्रॉब्लम आएगी, कभी यहाँ ब्रेकर बनेंगे, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी सफाई करने वाले नहीं आ रहे। तो ये अपनी प्रॉब्लम किसको कहें? क्योंकि सीएम तो इतना फालतू नहीं है कि वो आके आपके वार्ड की प्रॉब्लम को सुनेगा। तो इन सबने अपने अपने वार्ड से एक आदमी या एक औरत, जिसको क्या कहते हैं? पार्षद, ये बना रखा है। इसका इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार। जो भी आपके एरिया का पार्षद है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी गलियों की दिक्कत को निगम तक पहुंचाए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जो कि सरकारी हैं और जो सरकार से पैसा लेती हैं। मान लीजिए कहीं की सफाई नहीं हुई, कहीं के जो सीवरेज के पाइप हैं बुरा हाल है और पानी लीक हो रहा है और सफाई वाले नहीं आ रहे, तो आपके यहाँ के लोग इकट्ठे होकर 4-5 आदमी आपके पार्षद से मिलेंगे। वो आपके आसपास ही रहता होगा, और वो कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं कि मिल नहीं सकते आप, नॉर्मल आप लोगों के घरों के आसपास मिलेगा। आप उसको मिलकर अपना एप्लीकेशन दीजिए, जी इस एरिया में आप पार्षद हैं और आपके
आपकी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ सीवरेज की दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा, सफाई नहीं हो रही, पार्क मेंटेन नहीं है, वो इसको ले जाएगा और निगम के कार्यालय में जमा कराएगा और वहां कहेगा भाई इस एरिया में क्यों नहीं आते सफाई वाले, वहां फिर वो जवाब देना पड़ेगा। तो आपके एक वार्ड की जिम्मेदारी आपके पार्षद की है। ये सेम ऐसे है जैसे आपके गांव की जिम्मेदारी आपके सरपंच की है। अगर सरपंच काबिल हो ना तो गांव की सड़कें, गांव की नालियां, गांव में एजुकेशन सिस्टम, गांव की लाइटिंग, गांव का मेंटेनेंस, पार्क सब अच्छे रह सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा हो, काबिल हो और करना चाहता हो काम, दिखावटी हो, पैसे खाने वाला हो तो कुछ नहीं करेगा। अदरवाइज इतनी ग्रांट्स आती हैं, इतना पैसा आता है हर साल बजट में, करोड़ों रुपए आते हैं डेवलपमेंट के, पर करने वाले नहीं है। तो आपके वार्ड की जिम्मेदारी पार्षद की है। अब ये जो पार्षद है ना, वापस आ जाओ, जो बात कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं ना, ये किताब में लिखी बात है इतनी डिटेल से। 1/3 आदमियों को बनाने वाले हैं आपके जो बड़े लेवल पे नगर निगम में या बिजली निगम में या जल विभाग में इस तरह के डिपार्टमेंट में बैठे हैं ना, इनमें से ये लोग बनाते हैं 1/3 आदमियों को। तो 1/3 बनाए एमएलएज ने, 1/3 बना दिए बिजली निगम, जल निगम, जो नगर निगम टाइप की संस्थाओं ने। 1/6 किसने भेज दिए थे? राज्यपाल। ये सारे बड़े बड़े हैं, यानी मेन आदमी यहीं से आते हैं जिनकी पावर होती है। इसलिए तो आम आदमी राजनीति में नहीं आ पाता, क्योंकि जो राज्यपाल जिसको जानता होगा, जिसको ये बड़े बड़े लोग जानते होंगे, वो होगा जिसका सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नाम होगा। आम आदमी को कौन जानता है? कोई भी नहीं। इसलिए आम आदमी ना एमएलसी बन पाते, ना एमएलए बन पाते, ना एमपी बन पाते। ये कंडीशन देखो ना, इतनी टफ कंडीशन है, कैसे आएगा कंपटीशन में? 1/12 ये छोटी सी संख्या है। इनको कह दिया, थोड़ा सा आपको ये भी लगे कि भाई हमें भी पूछते हैं, तो कह दिया 1/12 टीचर्स भेजेंगे। अब ये टीचर्स कौन? वो टीचर्स जो कम से कम मिडिल के स्कूलों में पढ़ाते हैं। मिडिल के स्कूल होते हैं 8वीं से ऊपर वाले, तो ये नहीं कि दूसरी तीसरी वाले, 8वीं से ऊपर के बच्चों को पढ़ाते हो, मिडिल के टीचर्स हो, और जिनको नौकरी करते करते कम से कम कितने साल हो गए हो? 3 साल। 3 साल। तो ये मान के चलो ये नौकरी मिली किसी को 20 में, 22 में, तो 25-26 साल के लोग हैं, ये 1/12 को भेजेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर डिपार्टमेंट में ना राजनीति होती है, टीचिंग में भी, क्योंकि मैं टीचिंग में रही हूं इसलिए बता रही हूँ। हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होते थे, टीचर्स में से भी कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं जो आपको जाके पूरे टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक टीचर की डेथ हो गई इलेक्शन के दौरान, अभी पीछे हुई भी थी कई टीचर्स के साथ ऐसा हुआ, तो उस टीचर को फिर पैसा नहीं देगी सरकार, या देगी तो डिपेंड करता है कि उसके पीछे कितनी स्ट्रांग बैक है। अगर सारे टीचर्स की यूनियन एक है तो उस यूनियन के 4-5 चुनिंदा आदमी जिनको टीचर्स ने अपना मुखिया बनाया, कोई सचिव बनाया, कोई मुखिया बनाया, प्रधान बनाया, वो जाके सरकार के नुमाइंदों के सामने खड़े होंगे और कहेंगे फलां टीचर आपके काम पे, ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी मर गया, उसको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। और फिर उस दबाव में आके अपने आप सरकारें जो है ना इस तरह के काम कर देती हैं। तो हर कोई अपनी यूनियन बना के रखता है। ज्यादातर ये जो मिडिल वाले टीचर्स है ना, इसमें आम टीचर्स नहीं शामिल होते, ये जो यूनियन और इसके मेंबर्स होते हैं ना, प्रधान सचिव टाइप के लोग, वही होते हैं। कितने मेंबर्स भेज देते हैं ये? 1/12। अब 1/12 हम जैसे लोग भी भेज सकते हैं, लेकिन वो लोग होने चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो 3 साल वाली, और 3 साल उनको ग्रेजुएशन किए हो चुके हों, यानी स्नातक जिसको बोलते हैं ना आप लोग, स्नातक हो कम से कम पढ़े लिखे, 10वीं 12वीं पास को कोई मतलब नहीं, स्नातक कम से कम हो, 3 साल वाली ग्रेजुएशन की हो और 3 साल इसको पास हुए हो गए हो, तो ऐसे लोग भी 1/12 लोगों को भेज सकते हैं विधान परिषद में बैठने के लिए। टफ है लेकिन समझोगे तो फिर आसान दिखेगा। 1/6 बीच में लिखा, एक तरफ छोटे डिजिट लिख दिए 1/12, 1/12, और एक तरफ लिख दिए 1/3, 1/3। 1/3 पावरफुल पोस्ट पे बैठने वाले भेजते हैं, ये एमएलए होंगे, ये नगर निगम, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड जैसी संस्थाओं में से बड़े बड़े आदमी भेजेंगे। इनका सीधे मनोनयन राज्यपाल खुद करेगा, ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। इनको टीचर्स भेजेंगे, 8वीं तक के स्कूल में कम से कम पढ़ाते हो, और कितने साल से पढ़ा रहे हो? 3 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस। 1/12 को कौन भेजेंगे? जिनका पंजीकरण हुआ हो, रजिस्ट्रेशन हुआ हो, स्टूडेंट्स रहे हो, 3 साल की ग्रेजुएशन किए हुए, कम से कम 3 साल हो गए, ऐसे लोग भेज सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये कॉम्प्लेक्स है, एकदम से समझ में नहीं आता, पर पढ़ोगे तो बहुत आसान दिखेगा। अब पहले इसी को पढ़ा दूं बुक से, फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 179 पे आओ। 179 पे सबसे ऊपर यही है, विधान परिषद का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, कॉलेजियम कॉलेज मंडल को बोल देते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज या कॉलेजियम, विधान परिषद का निर्वाचक मंडल। पहला पॉइंट पढ़ो, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल बॉडीज। अंडरलाइन करो, नगर पालिका, जिला परिषद, इसी लाइन में अगली लाइन में बल्कि 1/3 सदस्य, तो नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, इस तरह की चीजें। अगला टिक करो, विधानसभा का निर्वाचक मंडल, कुल संख्या के 1/3 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य ना हो, एमएलए नहीं होने चाहिए वो। नेक्स्ट टिक करो, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, 1/12। नेक्स्ट लाइन पीछे टिक कर लो, कौन बातें किए जा रहा है, अंडरलाइन कर लो ये 1/12। नेक्स्ट लाइन में, अध्यापकों द्वारा जिन्हें माध्यमिक पाठशाला ये या इससे ऊंचे शिक्षण संस्थान में 3 साल का पढ़ाने का अनुभव हो। 4th टिक करना, स्नातकों या ग्रेजुएट्स का निर्वाचक मंडल।
नेक्स्ट लाइन, 1/12 भाग ऐसे ग्रेजुएट्स जिन्हें ग्रेजुएशन की परीक्षा पास किए हुए कितने साल पूरे हो गए हो? 3 साल। कौन सी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए? 3 साल वाली, क्योंकि कई स्टेट्स में 2-2 साल की भी ग्रेजुएशन है। नेक्स्ट टिक करना, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कुल संख्या के लगभग 1/6, लगभग को काट दो 1/6 ही होते हैं सदस्य राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट लाइन टिक करना, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हो। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों के औचित्य को लेकर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या इनको लेकर कोई चैलेंज कर सकता है कि एक्सपर्ट है ही नहीं? नहीं, जिसको बना दिया सो बना दिया। ये पॉइंट क्लियर? अब इसको भूलना मत। MLA कौन बनाते हैं? जनता। कहाँ जाके बैठते हैं? इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक। कहाँ जाके बैठते हैं ये? विधानसभा। विधानसभा चाहे तो क्या बनवा सकती है? परिषद को जनता नहीं बनाती। परिषद कैसे बनती है? फॉर्मूले से 1/6, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। ये कौन है? ये स्टूडेंट्स हैं। सबसे पीछे अपने आप को मान लो हम स्टूडेंट्स के रूप में देखें। कितने साल की क्या पढ़ाई कर रखी हो? 3 साल वाली ग्रेजुएशन की है, 3 साल आगे बढ़ गए हो। ये कौन है? ये टीचर्स हैं। कहाँ नौकरी करते हो? मिडिल स्कूल में। कम से कम कितने साल? 3 साल। ये बीच वाले कौन थे? ये लोग, ये एक्सपर्ट्स हैं। 4 फील्ड बताए थे आपको, साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान। ये कौन थे बड़े वाले आंकड़े? पहले वाले किसने भेजे? MLAs ने। यानी जो नहीं बन पाया MLA उसकी एंट्री है MLC के रूप में। और ये कौन लोग थे? इनको भेजा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला स्तर पे काम करने वाले, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड, जो सरकारी उसमें काम करते हैं ना, ये सब लोग। क्लियर हो गया ना सबको पॉइंट? ठीक है। अब हाँ जी, हाँ, हम बनेंगे, ऐसे अपनी मर्जी थोड़ी होती है। ऐसे तुम क्या समझी इसको? तुम्हें लगता है, तुम मेरे ख्याल ये समझ गए कि टीचर्स जाते हैं इसमें। ऐसे तो नहीं समझियो, ऐसे समझियो, गलत समझियो। टीचर नहीं जाते हैं इसमें। ऐसे तो सभी चले जाएंगे, मैं भी, मुझे भी बना दो। ऐसे नहीं होता। ये होता है ग्रुप है एक। मान लो ऐसे समझो, चलो इस क्लास के 6 हिस्से कर देते हैं। इधर वाला हिस्सा मनोनीत का है, एक हिस्से को नगर निगम, नगर पालिका, जल बोर्ड, बिजली बोर्ड ने भेज दिया। इनमें से एक हिस्से को 1/3, वो 1 कौन सा हुआ? 6 ना, फिर 1/3, 1/3। अब मान लो इधर के जो हैं, ये जो आए हैं ना, ये टीचर्स नहीं है और ना ये स्टूडेंट्स। टीचर्स का ग्रुप भेजेगा, वो टीचर नहीं होंगे। टीचर नहीं है वो टीचर्स के ग्रुप ने भेजे हैं बस। ऐसे ही उधर वालों को स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट्स के ग्रुप ने भेजा है। अदरवाइज तो सब नहीं आ जाएंगे क्या कि हमें बनना है? 99% आप देखो इन एरियाज में आने वाले लोग वो होते हैं जिनकी बहुत बढ़िया पैठ ऑलरेडी राजनीति में है। आम आदमी कब तुमने देखा MLA MLC बनता? MLC वो लोग बनते हैं जहां MLA की पर्ची पे, नाम पे उनकी स्टैंप नहीं लगी, वो किसी कारण से MLA नहीं बन पाए, तो उनको राजनीति का कीड़ा है, राजनीति में आना है, तो उनकी बैकडोर एंट्री कहां करवाई जा सकती है? MLC की सीट पे। कहीं ये आधे लोग यही सोच रहे होंगे इनमें से इतने टीचर बन के आएंगे, इतने स्टूडेंट। ये नहीं है, ये तो बना के भेजने वालों के बारे में बताया मैंने, वो खुद नहीं आते। हाँ, आप सजेशन दे सकते हैं, बस आप नहीं बैठेंगे जाके यहाँ। ठीक है, चलो अब देखो जरा, कल हमने शक्तियों पे पॉइंट छोड़ दिया था। पेज 174 चेक करो, पूरा है 174। 175 भी कंप्लीट है, 176 में कंप्लीट है, ये भी 177 रह गया था ना। हाँ, ये छुड़वा दिया था। ठीक है, आज इसको करेंगे। पेज 177 पे आ जाओ। विधायी शक्तियां। आपके देश में क्या ये बात क्लियर है कि कौन सी सरकार क्या काम करेगी, या नहीं क्लियर है? क्लियर है? नहीं तो रोज ना मार काट मचाएंगे। ये लिख रखा है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। आज एक खास दिन है ना। क्या दिन है आज? संविधान दिवस। आज के दिन वो किताब, कौन सी किताब? संविधान पर साइन किए थे, और आज हम बात कर रहे हैं उसी संविधान की। भला हो उन लोगों का जिन्होंने संविधान लिखा, वो ये लिख के गए कि केंद्र ये काम करेगा, राज्य ये काम करेगा, पंचायत ये काम करेगी। अगर वो ना लिखते ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, रोज इनकी लड़ाइयां मचती कि ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ये तो शुक्र है कि लिख के गए हुए हैं। तुम्हें कैसे पता लिख के गए? क्योंकि लिस्ट बनी हुई है। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस पे लड़ाई होने के चांसेस हैं? और अगर लड़ाई होगी तो किसकी चलेगी? ये भी हमें पहले से ही पता है, इसलिए ना ही लड़ने में फायदा है। केंद्र सूची में शुरू में कितने विषय थे? आज कितने हैं? काम करती है। यहां कितने विषय थे? अब कितने हैं? इसका मतलब इसके विषय घट गए, अकेली के घटे हैं। समवर्ती में कितने थे? 47। अब कितने हैं? इसका मतलब इसमें भी ऐड हुए, इसमें भी ऐड हुए, इसमें से माइनस हुए, इसमें से कुछ टॉपिक हटा के और वो समवर्ती की तरफ ट्रांसफर कर दिए गए। कुछ नई नई चीजें भी आई होंगी, तभी केंद्र सूची भी बढ़ी है। अब ध्यान से सुनो और समझो, जो अगला लिखा है ना टॉपिक, ये तब क्लियर होगा जब ये पॉइंट ध्यान से समझ लोगे। राज्य सूची के विषय पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, यानी विधानसभा इसके लिए क्या बनाती होगी? कानून। 61 बातों पर कानून बनाने की पावर किसके हाथ में है? विधानसभा।
क्योंकि वो राज्य की वही हेड है। केंद्र की हेड कौन है? लोकसभा, मतलब जो काम करती है लोकसभा। तो कानून कहाँ बनेंगे? लोकसभा में। अब मैं ये इतना बता नहीं रही हूँ कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वो सेल्फ अंडरस्टूड है तुम्हें कि केंद्र के सारे काम मेन लोकसभा करती है, राज्य के सारे काम मेन विधानसभा करती है। समवर्ती पर केंद्र भी काम करता है और राज्य भी काम करता है। ठीक है, अब हम क्योंकि राज्य पढ़ रहे हैं इस पे फोकस रखो। राज्य सूची का कोई विषय क्या ट्रांसफर किया जा सकता है? किस कंडीशन में ट्रांसफर होगा? कब ट्रांसफर होगा? क्या हर टॉपिक को ट्रांसफर कर दें? अगर किसी राज्य में आर्टिकल 356 लगा है, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन, तो वहां की सरकार या तो भंग कर दी जाएगी विधानसभा, या उसको कहा जाएगा आप आराम से बैठिए, काम नहीं करेंगे आप, आपके काम करेगा देश। अगर कहीं आर्टिकल 356 लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, तो इसकी राज्य सूची पर केंद्र काम करेगा। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया, पेप्सू विवाद के दौरान पंजाब का बजट पंजाब ने तय नहीं किया था, केंद्र ने तय किया था। लोकसभा ने बनाया, पेश किया, पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास फाइल पहुंची और वहां 356 हटा, तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? मैं साइन नहीं करता। कोई तुक नहीं बनता ना, अगलों का खर्चा अगलों का पैसा, जैसे चाहे करें। इसका मतलब अगर किसी स्टेट में क्या लगा हुआ हो तो उसके सारे मैटर अपने आप कहां चले जाते हैं? ऐसा लिखित में है। दूसरा पॉइंट समझो, अगर किसी राज्य में गड़बड़ नहीं चल रही, नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं 356 है, लेकिन उस राज्य को लगे कि मेरे इस टॉपिक पे मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा जितना देश कर देगा, तो क्या वो राज्य देश से कह के अपने लिए पॉलिसी बनवा सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसके कहने से नहीं बनाएगी देश की सरकार। वो राज्य अपनी बात पहले राज्यसभा में पहुंचाए। राज्यसभा में हर राज्य के मेंबर बैठते हैं ना, जैसे यूपी की बात करें, कितने आदमी हैं? 31। तो यूपी की संसद में पकड़ मजबूत है क्योंकि वो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए यूपी की सरकार को लगता है कि हमारे राज्य सूची के विषय पे केंद्र से हम काम करवाएंगे, हम नहीं करते, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? उसके पास 61 विषय हैं। 61 कितने थे? 61 थे ना, 61। मान लीजिए उसे लगता है 2 विषय पे मुझे काम नहीं करना, मुझे ये काम केंद्र को सौंपना है, तो यूपी के जो एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यूपी के राज्यसभा में जाके कहेंगे कि भाई जरूरत है, हमें कुछ इस तरह के मुद्दे हैं कि हम चाहते हैं केंद्र काम करे। तो राज्यसभा अगर चाहेगी तो वो राज्य सूची के किसी विषय को उठाकर किसको सौंप सकती है? केंद्र। अकेला राज्य कहने से केंद्र काम नहीं करता। कल को राज्य कहते जबरदस्ती मुझसे मेरा विषय छीन लिया, तो राज्य अपनी बात किसको बताए? क्योंकि राज्य की ही सभा है वो, राज्य अपनी बात रखेगा राज्यसभा में, राज्यसभा देगी केंद्र को पावर कि हम फलाना राज्य चाहता है कि वो अपना काम इस टॉपिक पे आपके थ्रू कराए, क्योंकि आपकी नॉलेज का लेवल अच्छा है, आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जो भी है। तो उस कंडीशन में अलग से आर्टिकल डिजाइन किया गया। ये कहा गया ऐसे मत करो कुछ भी जिसमें कल चिकचिकबाजी हो। आर्टिकल 249 डिजाइन करके कहा गया, अगर राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा चाहे तो किसको दे सकती है? केंद्र को। लेकिन ऐसा ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए करना है। 1 साल बाद वो टॉपिक अपने आप संभाल लो, क्योंकि कुछ सोच के ही राज्य की लिस्ट में लिखा गया होगा। अगर वो ऐसा होता देश के लिए इंपॉर्टेंट, तो तुम्हारे पूर्वज जो थे, जो संविधान लिख गए, उनको इतनी अकल तो थी ना कि वो उसको केंद्र में डालते। उन्होंने अपना दिमाग दौड़ा के किस में डाला हुआ है? ये राज्य में। तो ठीक है, 1 साल के लिए आपके टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप इसको बताइए, ये केंद्र को वो काम दे देगा। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? क्लियर हो गया? ये 356 वाली जो बात है ना, 356 वाली, ध्यान से देखना, इसको उल्टा कर दो। 365 में लिखी है ये बात कि अगर राज्य में 356 लग गया तो उसके सारे काम केंद्र करेगा। केंद्र तब करेगा जब वहां राष्ट्रपति शासन है, लेकिन केंद्र को न्योता देके बुलाना पड़ेगा। अगर राज्य सूची के विषय पर राज्य चाहता है कि मेरा काम कौन कर दे? केंद्र कर दे। वो अपनी बात किसको बताए? फिर राज्यसभा किसको बताए? और फिर केंद्र किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए। 356 लगी तो 65 में लिखा है क्या करना है, और उसकी मर्जी है तो 249 में लिखा है। देखो अगला पॉइंट, विधानसभा की शक्तियों में आ जाओ। राज्य विधानसभा को 7वीं अनुसूची, अंडरलाइन कर लो, 7वीं अनुसूची, इसमें कितनी लिस्ट हैं? 3। कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और समवर्ती। अंडरलाइन करो, 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्य सूची स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं वो भी लिख लो, 61। पहले 66 थे स्टेट लिस्ट में, अब 61 है। पेज 177 का फर्स्ट पॉइंट काम का था ये, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी। अनुसूची पूछ सकते हैं, राज्य सूची के विषय पूछ सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट को टिक करो। कोई विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब 2 सदन वाले राज्य, कितने हैं 2 सदन वाले? 6। लिख लो केवल 6, इसके ऊपर लिख लो केवल 6। जहां द्विसदनीय आ जाए, बाइकैमरल कहें तो फिर सिर्फ 6 टिक करना। 2 सदन वाले राज्यों में दोनों सदन उस विधेयक पर सहमत हो गए हों। आर्टिकल 365 पे आओ, बताओ किसकी बात करेगा? 365 उल्टा कर दो, 356 अगर लगा है तो पढ़ो। और क्या, गवर्नर तो करेंगे। देखो देश में कैसे बना था कानून? कानून कैसे बनता है? पहले क्या आता है? क्या आता है पहले? बिल कितने टाइप के थे? एक साधारण और एक धन।
धन सिर्फ कहाँ पेश होता था? लोकसभा। साधारण कहीं भी। धन को सिर्फ मंत्री पेश करता था, साधारण को कोई भी। क्या तरीका था एक नॉर्मल सा? अगर देखें, लोकसभा पेश करेगी, बहस करेगी और पारित करेगी, यही तरीका था ना। फिर ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा। सेम स्टेप होंगे। फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये साइन कर देगा तो कानून, ये मना कर देगा तो, अगर ये कहेगा पुनर्विचार कर लो तो फिर पुनर्विचार, और अगर ये सेकंड टाइम में आया तो बाध्य। सेम चीजें रहेंगी, बस ऊपर का नाम बदल दो, विधानसभा, विधान परिषद, और यहाँ क्या कहोगे इसको? राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हो? गवर्नर। सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन गवर्नर थोड़ा सा सेफ है। कैसे? इसको कह दिया भाई तेरा मन ना करे ना दोबारा भी साइन करने का, तो तू कह देना मैंने ये अपने लिए रिजर्व कर लिया ये बिल, और मैं इसको राष्ट्रपति से पूछ के डिस्कस करके साइन करूंगा, तो तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनता है, वो ये कह नहीं सकता कि मैं रिजर्व रख रहा हूं, लेकिन राज्यपाल कह देगा मैंने रिजर्व कर लिया, राष्ट्रपति से डिस्कस करके इस पे मैं अपने साइन करूंगा, तो फिर ये कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम, बस ये पावर एक्स्ट्रा है। नहीं, टाइमिंग नहीं है, तभी तो बच जाते हैं, तभी तो फिर उनको साइन नहीं करने पड़ते। क्या हुआ? आपातकाल। आपातकाल में क्या हुआ? उसको बोलने दो बस एक। हाँ, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, डिपेंड करता है। जैसे कश्मीर में जब गड़बड़ हुई तो सब कुछ बंद कर दिया, बहुत सारे राज्यों में लगता है और स्कूल कॉलेज चलते रहते हैं। हाई कोर्ट्स के काम पे कोई अंतर नहीं आता, अगर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो तो बंद करेंगे, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, बस विधानसभा पे फर्क पड़ता है, बाकी किसी पे नहीं। चलो पेज 177 पे आ जाओ, हम पढ़ रहे थे पहला पॉइंट ना, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, फर्स्ट पार्ट पे। अनुच्छेद 365, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र भंग होने के संबंध में के कारण, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो संसद, डबल टिक कर लो, संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। अगर आर्टिकल 356 के कारण गड़बड़ हुई है तो कौन सा आर्टिकल यूज करना है? 365, जो किसको अधिकार दे रहा है? संसद को, कि 356 लगाए आप इसके लिए काम कर लो। अगला पॉइंट टिक करो, अनुच्छेद 352 या 360, क्या नाम था 352 का? नेशनल इमरजेंसी, और 60 का वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत संकट काल लागू है तो राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है। अगर देश पे दिक्कत आ गई ना 352, फिर राज्य कुछ नहीं है, फिर सारा काम कौन करेगा? केंद्र करेगा। अगर 360 हुआ और 56 हुआ तो किस आर्टिकल के तहत केंद्र करेगा? 365। 52 की तो बात ही नहीं करनी, 52 और 60 में तो करेगा ही देश। 356 लगाए तो 365 कहता है कि राज्य का काम देश करेगा। अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, आर्टिकल 249, ये बहुत काम का है। राज्यसभा यदि राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को इस विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद ऐसा कर सकती है। कितने सालों के लिए संसद को काम दिया जा सकता है? 1 साल। लिख लो यहाँ, 1 वर्ष के लिए, हमेशा के लिए नहीं करना, क्योंकि वो तो सोच समझ के डिजाइनिंग है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। 1 वर्ष के लिए। तो अगर कोई राज्य चाहे कि मेरा काम देश कर दे तो वो किसको अपनी बात बताएगा? राज्यसभा। राज्यसभा पारित करवाएगी सबसे, जितने लोग बैठे हैं। कितने बैठे हैं राज्यसभा में? अब एक इमेजिन करो, यूपी के 31 हैं राज्यसभा में, और टोटल राज्यसभा में कितने हैं? 245। यूपी की सरकार इनके कान में डालेगी, ये यहां बात पहुंचाएंगे, और इनके अगर 2/3 कहेंगे कि हाँ ठीक है, तब इसका टॉपिक, यूपी का टॉपिक किसको दिया जाएगा? केंद्र को, और वो भी कितने साल के लिए? 1 साल। ये इतना बड़ा प्रोसेस है। कौन सा आर्टिकल है ये? 249। अगर देश में 352 और 360 का आपातकाल है तो बिना सोचे समझे ही केंद्र अपने हाथ में शक्ति ले लेगा, लेकिन अगर किसी राज्य में 356 लगा है तो शक्तियां कहां एक्सप्लेन की गई हैं? 365 में। यानी 2 आर्टिकल काम के हैं तुम्हारे। जब शक्तियों के बंटवारे और इसकी बात करें, इसमें 356 के कारण शक्ति ली गई, और इसमें उसने खुद कहा, इसलिए शक्ति उसकी किसने यूज कर ली? केंद्र ने, उसकी मर्जी से। चलो वित्तीय शक्तियों पे आ जाओ। विधायी शक्तियां क्लियर हो गई? डिफिकल्ट है, इनको समझ के चलना। हाँ बिल्कुल, ये तो कॉमन अंडरस्टूड है, जो राष्ट्रपति करता है ना वो सब कुछ राज्यपाल करेगा। ठीक है, चलो वित्तीय शक्तियों पे आओ। वित्तीय मतलब पैसा। कौन सा विधेयक था पैसे वाला? धन विधेयक। अब शांति से बोर्ड पे इस टॉपिक को समझ लो, फिर ये अगला पूरा पैराग्राफ तुम्हें बहुत अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं पैसे की। कौन सा विधेयक था वो? धन विधेयक। कोई तुमसे पूछे पूरे साल की प्लानिंग, पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, कौन से सेशन में करते हैं? बजट में ना। बजट का बजट नाम है क्या? बजट का नाम क्या था? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना, विवरण, ये नाम है, जिसको हम आम भाषा में क्या कह देते हैं? बजट। ये बुजेट शब्द से बना है, इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, और ये विदेशों से आया और आज तक हमारे देश में इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। धन विधेयक जो है ना, ये देश में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश होता है? लोकसभा, और अगर राज्य है तो विधानसभा।
इनको कोई आम सांसद या विधायक पेश नहीं कर सकता, ये सरकारी बिल हैं, तो इसीलिए इनको सिर्फ और सिर्फ कौन पेश करेगा? मंत्री। बजट के ऊपर एचएसएससी ने भी पूछा, एसएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, इसको मैं अब बता रही हूँ, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसलिए ध्यान से समझ लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिखा नहीं है सारी चीजें, बहुत सारी चीज खुद समझनी होती हैं। हमारे यहाँ फाइनेंस का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अपने यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता है। ये एक एक आदमी है, ये सारा काम नहीं कर सकते। आपका बजट जो आप फरवरी में देखते हैं ना कि पेश होता है, उसकी तैयारी हर साल अगस्त सितंबर में कर ली जाती है। ये कहीं नहीं लिखा है, इसलिए समझ लेना, और पेपर में आएगा ये। अगस्त सितंबर में बजट के तैयारी कर लेते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है बजट को तैयार करना। इसमें जो काम करते हैं, जो मेन आदमी, एक तो फाइनेंस से जुड़े आदमी काम करते होंगे। इसमें एक आयोग के बारे में आपने सुना होगा, नीति आयोग, सुना है ये, जिसका मुखिया कौन होता है? पीएम। कैबिनेट मंत्री भी होते हैं इसमें, कुछ बाहर के जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े आदमी, इससे सलाह लेते हैं। दूसरा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना आपके देश में, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो किसी ना किसी तरीके से अर्थव्यवस्था में पैसा बड़ा इधर से उधर कर रहे हैं या रोजगार दे रहे हैं। एग्रीकल्चर भी आ जाता है इसमें, ट्रेड यूनियंस भी आ जाती हैं। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब से भी सलाह ली जाती है। चाहे वो कृषि करने वाले किसान नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो एग्रीकल्चर को भी बिजनेस के फॉर्म में कर रहे हैं, या एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा इसमें जो आपकी यूनियन है ना, ये बड़ी बड़ी, जैसे ट्रेड यूनियन है, बड़ी बड़ी एम्प्लॉयज जिसके मेंबर्स होते हैं और जो उनके हकों के लिए काम करती है, इन सबसे भी सलाह लेते हैं। और इसके अलावा इसमें मंत्री परिषद तो होगी ही होगी, क्योंकि सारा पैसा तो उसी को देखना है ना। मंत्री परिषद जिसका मुखिया कौन है? पीएम। प्लस इसमें कैबिनेट होगा, प्लस इसमें स्टेट होंगे, प्लस इसमें डेप्यूटी होंगे। ये सब मिलके बजट तैयार करते हैं, मतलब इन सबकी सलाह ली जाती है। और इसको देखने वाली फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो जो ये बजट का काम है ना, ये एक आदमी का नहीं है, पर कहते हैं कि इसमें मेन जो भागीदारी निभाते हैं वो आपके राष्ट्रपति हैं, वो आपके पीएम हैं, और वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है। काम ये सब लोग कर रहे हैं। ये पूरी फाइल तैयार की जाती है, अगस्त सितंबर से काम शुरू करके फरवरी में तो पेश किया जाएगा। उससे पहले सारा काम करते हैं, भाई कहां से पैसा आएगा, कितना पैसा किस डिपार्टमेंट में जाएगा, कितने, क्योंकि ये काम होता है करोड़ों करोड़ों रुपयों का। यहाँ ऐसा नहीं कि 100 रुपए 200 रुपए का काम है, तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। और जहां आपका बजट तैयार होता है ना, आपके ये जो रायसीना भवन पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना पहाड़ी पर, इसके सामने दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। एक को आप कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक और एक को आप कहते हैं साउथ ब्लॉक, जिन दोनों को डिजाइन किया था एक आर्किटेक्ट ने जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर। जब ये सब काम हो जाता है ना, जब ये प्रिंट होने का लास्ट काम आता है, भाई ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बजट में है क्या। बजट एक तरह से गिफ्ट के रूप में होता है, और बजट का तोहफा मान के तुमने देखा टीवी और ये सब कवरेज देते हैं, किसी को कानों कान पता ना चले कितना पैसा किसको एलोकेट किया जाएगा। तो इसको बिल्कुल गुपचुप तरीके से रखा जाता है। और जब बजट छपने की लास्ट प्रोसेस में जाता है ना, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के ऑफिस में, तो इसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को वहां काम पे रखा जाता है ना, उस टाइम पर जो काम करते हैं, उनके फोन तक भी बाहर छुड़वा दिए जाते हैं, ताकि कोई उसको स्कैन ना कर ले, कोई फोटो कॉपी ना भेज दे, बाहर ना चला जाए। और इसकी शुरुआत जब प्रिंटिंग से पहले होती है, तो एक सेरेमनी बोली जाती है, हलवा सेरेमनी। कहते हैं वहां बड़े लेवल पे हलवा बनता है, सबको हलवा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। और उसके बाद फिर वो अंदर जो गए ना, वो अंदर ही रहेंगे। 5 दिन लगे प्रिंटिंग में, 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, ना कोई बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। वो एक तरह से उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उस जगह पे जहां ये प्रिंट होगा। तो ये माना जाता है कि सबसे बड़ा एक गिफ्ट मान लो, तोहफा मान लो, और जो किसी को कानों कान पता ना चले कि आज क्या वित्त मंत्री बड़ी घोषणा करने वाला है। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसे कहते हैं बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये सारा काम देश में 2 लेवल पर हो सकता है, एक तो केंद्र के स्तर पर और एक स्टेट के लेवल पर। अगर स्टेट के लेवल पे करेगी तो विधानसभा, और यहां करेगी तो लोकसभा। इतनी बातें समझ में आ गई? आप सबको याद होगा आर्टिकल 110 था, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ने फाइल पर साइन किए थे, और इसके साइन और स्टैंप देखकर राष्ट्रपति और राज्यसभा अलर्ट हो गए थे। राज्यसभा देखते ही समझ गई थी कि मुझे कितने दिन मिले हैं सिर्फ, और राष्ट्रपति ने सोच लिया था मुझे पहली बार में ही मुझे इस पे क्या करने पड़ेंगे? साइन। ये किसके साइन और स्टैंप थे? अध्यक्ष के। अब सेम चीजें कहाँ होंगी? राज्य में। राज्य में क्या है? विधानसभा। तो वहां विधानसभा का स्पीकर होगा, वो बताएगा कि ये कौन सा बजट, ये क्या है, विधेयक है, धन है या साधारण है। सब कुछ सेम चलेगा। यहाँ भी 14 डेज मिलेंगे विधान परिषद को, और यहाँ राज्यपाल साइन करने के लिए बाध्य होगा। क्लियर ये बात? सब कुछ सेम चलेगा, बस बजट के प्रोसेस को याद रखना। अच्छा, तो मैं इसको अब बता देती हूँ, समझ नहीं आता तो अब सुन लो। आपके देश में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, बिल लाया जाता है, हमें कोई नया कानून बनाना, बिल आएगा। बिल जहां आएगा, अगर वो पैसे से संबंधित है तो विधानसभा में आएगा, पेश करेंगे, बहस करेंगे, पारित कर देंगे एक जगह से। फिर वो जाएगा विधान परिषद में, वहां भी पेश करेंगे, बहस करेंगे, पारित कर देंगे। फिर फाइल किसके ऑफिस में जाएगी? राज्यपाल।
अगर ये देखेगा ना कि ये मनी बिल है, मनी बिल में लिखा हुआ है, इसको मना नहीं करना। क्यों नहीं मना करना है? तो बहुत बड़ा आदमी है। क्योंकि एक कंडीशन ये होती है कि मनी बिल इसको दिखा के ही पेश किया जाता है। पहले इससे पूछ लेते हैं कि सर ये मनी बिल है, क्या इसको प्रेजेंट कर दें? ये हाँ करता है तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब ये मना नहीं कर सकता। कौन से बिल को? मनी बिल को। ये सिर्फ मनी बिल की कहानी है। जनरल बिल या साधारण बिल में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई भी रोक सकता है। कैसे? एक थोड़ा सा चेंज है, सब लोग सुन लो। अगर विधानसभा पेश करे, पारित करे, बहस करे और किसके पास जाए? मान लो धन विधेयक नहीं है, नॉर्मल विधेयक है, आरक्षण को लेकर या महिलाओं की स्थिति को लेकर या कुछ भी इस तरह का, तो उस कंडीशन में विधान परिषद इस बिल को कितने महीने रोक पाएगी? 3 महीने। राज्यसभा ने कितने महीने रोका था? नहीं, वो तो धन था, 6 महीने। और 6 महीने बाद भी याद है उनकी शिकायत करती थी लोकसभा राष्ट्रपति को। अब इसको ध्यान से समझो जो नए बच्चे हैं। विधानसभा ने कोई बिल पेश किया, पारित किया, बहस करके आगे पहुंचाया परिषद में। परिषद 6 ही जगह, इन्होंने रोक लिया, फाइल पे काम ही नहीं किया। कितने महीने तक? इनकी शिकायत ये किसको करेंगे? राज्यपाल। और कहेंगे सर ऐसे ऐसे हमने देखो फाइल भेजी थी, काम नहीं कर रहे हैं। तो कहेगा कोई बात नहीं, एक बार फिर से भेज दो फाइल। इन्होंने दोबारा फाइल भेजी इनके पास, 1 महीने वेट करेंगे, काम कर दिया, नहीं किया तो बैठे रहो शांति से। वैसे भी तुम्हें हमने ही बनवाया था, याद है ना, परिषद को यही बनवा रहे थे, और अब हटवाने का काम भी हम ही कर सकते हैं। ऐसी पावर किसके हाथ में? तो भलाई किसमें है? 3 महीने से पहले इनकी फाइल निकाल दो, नहीं तो तुम्हें हटवा देंगे ये। अब 4 महीने बाद, 4 महीने बीत गए, ये फिर पहुंचे सर नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फाइल मेरे पास ले। वैसे भी इनकी आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इनको तो जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे बना भी तो सकते हैं। यानी इनकी असलियत में ध्यान से देखने पर कोई वैल्यू ही नहीं है। कितने महीने मिले इनको? मैक्सिमम 4। कोई ज्वाइंट सेशन नहीं है। लोकसभा राज्यसभा अड़ जाए ना तो राष्ट्रपति को चिंता हो जाती है, क्या बुलाना पड़ेगा? ज्वाइंट सेशन। यहाँ सीधे कहते हैं छोड़ दो इनको, इनकी फाइल वापस मत, वापस मंगवाओ, तुम फाइल मेरे पास लाओ, मैं साइन करता हूँ, बन गया कानून। इनकी इज्जत किस बात में है कि फाइल पे साइन कर दें? नहीं करेंगे तो भी क्या बिगाड़ लेंगे? कितने महीने मैक्सिमम रोक पाएंगे? और वो भी 2 किश्तों में। पहली बार वेट करेंगे 3 महीने और दूसरी बार बस 1 महीना। मत करो साइन, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, एक फाइल हम और तैयार कर देंगे कि इनको जल्दी से जल्दी हटवा दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि साइन क्यों नहीं किया तुमने। तो इसलिए सब लोग शांति से वही करते हैं जो कहाँ के लोग चाहते हैं। भाई परिषद पंगे लेके क्या निकाल लेगी? उसको तो हटवाना और बनवाना किसके हाथ की बात है? ज्वाइंट सेशन होना नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है। यानी असली पावर कौन लेके बैठी है? विधान परिषद बैकडोर एंट्री का सबसे बढ़िया साधन है, और कुछ नहीं है विधान परिषद, यूज भी ज्यादा नहीं कर पाते। चलो अब पढ़ के देखो, अब समझ में आएगा। वित्तीय शक्तियां, राज्य का वित्त मंत्री। अच्छा तुम ना एक बजट हेडिंग डालो, ऊपर 2-4 पॉइंट लिखो बजट में, ऊपर यही हेडिंग डाल दो, बजट। कौन तैयार करता है? लिखो उसको फटाफट, बजट। DEA, बजट लिख के और उसके सामने लिखो DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये तैयार करता है बजट। अब वहां पेपर में आएगा वित्त मंत्रालय और ये और वो, तो फिर ये ध्यान रखना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसकी जिम्मेदारी है। ये किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ब्रैकेट में लिख लो, वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूरी तैयार करती है या उसका इकोनॉमिक डिपार्टमेंट तैयार करता है? हाँ, क्या नाम है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये किसका पार्ट है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इसमें लिखो बजट। बजट बनाने की प्रक्रिया अगस्त सितंबर, या बजट का प्रोसेस अगस्त सितंबर में स्टार्ट। बजट का प्रोसेस अगस्त सितंबर में स्टार्ट। बजट का प्रोसेस या प्रक्रिया अगस्त सितंबर में शुरू। लिखो पेश किया जाएगा फरवरी के अंत में, पेश होगा फरवरी के अंत में, फरवरी के अंत में। ब्रैकेट में लिख लो धन विधेयक है, मनी बिल है, इसलिए केवल धन विधेयक है, मनी बिल है, इसीलिए केवल। अब बताओ कहां पेश होगा? तुम तो राज्य पढ़ रहे हो तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? विधानसभा या लोकसभा? और अगर देश पढ़ रहे होते लोकसभा। लिख लो केवल विधानसभा में, केवल विधानसभा में। ब्रैकेट में लिखना देश हो तो लोकसभा में, केवल विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो जल्दी से। बजट बनाते समय, ये पेपर में भी आया हुआ था, बजट बनाते समय उन्होंने पूछा किस किस से मशवरा करते हैं, तो लिख लो बजट बनाते समय नीति आयोग, बजट बनाते समय नीति आयोग प्लस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, राज्य के लोग, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस बैंकर्स, बैंक के जो बड़े बड़े आदमी है ना इनसे भी पूछताछ करते हैं, प्लस बैंकर्स प्लस इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों से, प्लस इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, प्लस ट्रेड यूनियंस, प्लस ट्रेड यूनियंस, प्लस एग्रीकल्चरिस्ट, जो कृषि बड़े बड़े वैज्ञानिक टाइप के लोग हैं,
एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, प्लस स्टेक होल्डर्स, इनसे पूछते हैं सबसे, प्लस स्टेक होल्डर्स, यही होते हैं सारे स्टेक होल्डर्स। और यूनियन कैबिनेट तो ऑब्वियस सी बात है, पूछेंगे ही पूछेंगे, लिख लो यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट में कौन कौन आएंगे? पीएम प्लस, हाँ कैबिनेट प्लस ये सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम। सीओएम तुम्हें पता होगा ना कौन कौन है? पीएम प्लस कैबिनेट प्लस स्टेट प्लस डिप्यूटी, सबसे पूछेंगे। तो पूछेंगे क्या नीति आयोग बजट की प्रक्रिया में शामिल है? क्या कृषि वैज्ञानी, बैंकर्स और ये सब आते हैं इसमें? कौन सा डिपार्टमेंट देखता है इसका काम? फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अब टिक करो पहला पॉइंट। राज्य का वित्त मंत्री प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण विधानसभाओं में प्रस्तुत करता है, यानी बजट, वित्तीय विवरण मतलब बजट पेश करता है वित्त मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट में टिक करना, पहली लाइन पीछे, वित्तीय ये विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, शासन की आय और व्यय का विवरण। थर्ड पॉइंट, वित्त विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? और आम विधेयक को पहले 3 महीने, और दोबारा आ गई फाइल तो 1 महीना। नहीं पास किया तो बैठे रहो, फाइल कहाँ जाएगी? राज्यपाल। अगला टिक कर लो, यदि विधान परिषद 14 दिन में धन विधेयक को पास नहीं करती तो विधेयक अपने आप पास समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, धन विधेयक के संबंध में विधानसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है, लास्ट में इसकी मर्जी चलेगी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम। राज्य की संचित निधि से, संचित निधि पता है तुम्हें? 2 तरह के पैसे होते हैं सरकार के पास, एक का नाम है संचित निधि और एक का नाम, दूसरी कौन सी होती है? आकस्मिक निधि। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? ये कंसोलिडेटेड फंड है, संचित को कहते हैं कंसोलिडेटेड। और दूसरे वाला कौन सा फंड है इनके पास? कंटिंजेंसी। इनका मतलब सुन लो अब जिसको नहीं पता। संचित निधि होती है जो तुम्हारे घर में भी पैसा है। हम सबके घर में 2 तरह का पैसा होता है, एक हमें पता होता है हमारे घर में इतना पैसा है, सबके घर की अलग अलग हिसाब किताब होता है। हर आदमी को अपने घर के बारे में, तुम्हारी ये जाते थे सबको पता है मेरे पिताजी के पास इतने रुपए हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। जितना पैसा तुम्हें दिखाई देता है ना, वो तुम्हारे घर में क्या है? उसमें से तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे शादी ब्याह भी करने हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी करानी है, तुम्हारे लिए घर भी बनाना है, जितने साधन वो कर सकते हैं। अब उनके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना वो लेविशली तुम्हें जिंदगी दे पाएंगे, कम है तो वो उसके हिसाब से सारा जीवन चलाएंगे। सबकी संचित निधि अलग अलग होती है, ये बढ़ भी जाती है और ये घट भी जाती है, डिपेंड करता है। अब जिसके 3 बेटे हैं और तीनों कामयाब हो गए तो उसकी संचित निधि बढ़ जाएगी, जिसके 3 बेटे और तीनों निकम्मे निकले तो उसकी संचित निधि अपने आप ही खत्म भी हो जाएगी। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कितनी भी बढ़ सकती है, ये 0 पे भी आ सकती है। लेकिन एक तुम्हारे घर में ऐसी निधि है जिसका तुम्हें और मुझे, हमें किसी को पता ही नहीं है, तो सिर्फ हमारी माँ को पता है क्योंकि वो उसको छिपा के रखती है, उसे हम कहते हैं आकस्मिक निधि। और कभी भगवान ना करे घर में कोई मुसीबत आ जाए एकदम से, तो हमारी माता जी कहीं से भी 10-20 हज़ार एकदम से निकाल लाती है ना। वो वैसे वो कहेंगे मेरे पास पैसे ही नहीं है, वो अचानक से जो पैसे निकल के आते हैं ना, वो कौन सी निधि है? वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि संचित को तो देख देख के तुम उड़ा देते हो, और एकदम से मुसीबत आने पे फिर लगता है अब कहाँ जाएं, तो उस टाइम फिर माँ या दादी या घर में जो बुजुर्ग महिला है ना, वो हमेशा पैसे कहीं ना कहीं छिपा छिपा के जोड़ के रखती है, वो जरूरी है। देश भी ऐसा ही करता है। देश रोजमर्रा के खर्चे किसमें से निकालता है? लेकिन कोई आपदा आ गई, अब ये बाढ़ बता के थोड़ी आती है कि 2022 में आऊंगी, पहले पैसे तैयार करना। वो तो 22 में आएगी तो एकदम आएगी, बाढ़ ले जाएगी सब कुछ। उस कंडीशन में पैसा कहाँ से निकालेंगे? आकस्मिक से। ये राज्य भी रखता है, राज्य को पता है मेरे राज्य में इतना खर्चा होना ही होना है, मुझे कृषि पे, ट्यूबवेल पे, पढ़ाई पे, सड़कों पे, मछली पालन पे, सब पे पैसा खर्च करना है। कौन से फंड से निकालेगा? लेकिन राज्य में एकदम आपदा आ जाए, सारी फसलें बर्बाद हो जाएं। अब याद है पिछली बार टिड्डी दल आया था, वो तो शुक्र है कि नहीं आया इतना ज्यादा, नहीं तो कह रहे थे कि टिड्डी दल आएगा और सारी फसलें बर्बाद कर जाएगा। तब फिर कहां से पैसा निकालते अगर ऐसा होता? आकस्मिक से। तो इनमें पैसा निकालने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, अपने आप खर्च कर लो, परमिशन लेनी पड़ती है, वही बता रहे हैं। देखो, राज्य की संचित निधि से कोई भी व्यय विधानसभा के अनुमोदन के बगैर नहीं किया जा सकता। अब तुम्हारे घर की संचित निधि है तो उसका तुम व्यय करोगे तो पिताजी को पता होना चाहिए ना तुमने कितने रुपए खर्च किए, तो वैसे ही है ये संचित निधि से व्यय विधानसभा की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त विधेयक केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर ही स्थापित किया जा सकता है। किससे पूछना पड़ेगा पैसे वाला विधेयक पेश करने से पहले? देश में किससे पूछा था? राज्य में किससे पूछोगे? क्या मना कर देंगे साइन करने से? आपसे पूछ के हमने ये काम किया था, अब आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ लेते हैं क्योंकि अगला टॉपिक पहले समझाना पड़ेगा।